नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें 32 क्वेश्चंस हो चुके थे, 33 पढ़ रहे थे। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? इनके ऑप्शन है ए अल्फा सेंटोरी, बी है बर्नार्ड स्टार, और सी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और डी है सीरियस। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और यह पृथ्वी से लगभग 4.246 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? दूरी का है। तो वर्ष देख के आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि ये समय का मात्रक है किस चीज़ का, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये आप लोग उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखो, मैंने सोचा था कि ज्योग्राफी की पूरी एक मैराथन बनाएंगे, बट पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप दिक्कत कर रहा है। मैंने देखा था 45 GB स्पेस खाली था, बट 30-35 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर दिखाता है कि आउट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस आपका फुल हो गया। और फिर जब वो वीडियो कॉपी करके अपलोड करके पेस्ट करते हैं, फिर दिखाता है 35 GB फिर से खाली हो गई। 45 था, फिर 35 हुआ। अभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा मेरे लैपटॉप के साथ। चलो, जैसा भी है, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, तो ये बुक तो कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34th है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जिनके ऑप्शन है ए सूर्य, बी चंद्रमा, और सी है अग्नि, और डी है महासागर। तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, एकदम ईजी ये क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूर्य। देखो, ऊर्जा के स्रोत के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला, ये है। लेकिन मुख्य स्रोत की जब बात आती है तब सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी पर सारी चीज़ों की उत्पत्ति का है। पृथ्वी के लिए सूर्य का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की सतह, बाह्य सतह, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोरोना के नाम से जानते हैं। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना की खोज फ्रॉनहोफर ने की थी। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा हीलियम के नाभिकीय संलयन के कारण होती है। और आप लोगों को हम बता दें कि अब वैज्ञानिक लोग कृत्रिम सूर्य भी बना रहे हैं, ताकि हम लोग ऊर्जा का जो स्रोत है उस पर, सूर्य पे ना आधारित रह के हम अपनी खुद की ऊर्जा बना सकें। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल कहते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, ना तो नष्ट की जा सकती, सिर्फ एक से दूसरे माध्यम में परिवर्तित की जा सकती। ये नोट कर लेना आप लोग। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा, जिसे क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है, उसे क्या कहते हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए जयमंडल, बी स्थल मंडल, सी है जल मंडल, और डी है वायुमंडल। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, स्थल मंडल। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा, जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे गठित होता है? जिनके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन तथा आयरन, बी है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी है सिलिकॉन और आयरन, और डी है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यहाँ पे जो पपड़ी की बात हो रही है, ये एक्चुअली क्रस्ट की बात हो रही है। ये ऐसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये सबसे ऊपरी परत जो होती है इसको हम लोग भूपर्टी कहते हैं, उसी की बात ये कह रहा है। तो इसमें मुख्य आंसर क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों, सियाल, सीमा तथा निफे में बांटा है। सियाल पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। सियाल की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, अभ्रक, कोयला आदि पाए जाते हैं। सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। और सीमा क्या होता है? ये देखो देखो, इनमें क्या है, इसमें नाम में इनके अर्थ छुपे। देखो, सियाल, ये हो गया सिलिका, ये हो गया एल्युमिनियम। और इसमें देखो, ये सीमा, सीमा क्या है? एस से आई सीमा हो गया, एम ए से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीज। देखते हैं, यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज होगा एम ए, आदि पाए जाते हैं। जिन सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे सीमा कहा जाता है। निफे, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इससे
इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ जैसे तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है। लेकिन निकिल तथा लोहे की अधिकता के कारण इसे निफे कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। SI से क्या होगा, सीमा, और Ma रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशिया को, ठीक है, तो ये याद रखना। और निफे में क्या हो जाता है, Na हो जाता है निकिल, और Fe हो जाता है आयरन अर्थात लोहा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी खाली स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिनके ऑप्शन है A क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, B लंबरूप ऊर्ध्वाधर, C गोलाकार, D अंडाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D अंडाकार, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3 उसमें दी गई थी, ऐसा था। मान लो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसका ये गोला है, और यहाँ पे ये सूर्य है कहीं पे, तो ये अंडाकार होने की वजह से, मतलब इसका जो पथ है परिक्रमा लगाने की वो भी परवलयाकार है, तो उसी के कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, 2 प्रकार से निकलती है, सबसे निकटतम और सबसे जो दूर होगी वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन D अंडाकार। जोहान्स केपलर 1571 से 1630 ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है, जिनके ऑप्शन है A 20 अप्रैल, B 15 मई, C 21 जून, D है 30 अगस्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत बढ़ती हैं। इसके कारण इन दिनों इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, जिनके ऑप्शंस हैं A 5999 किलोमीटर, B है 6371 किलोमीटर, C है 6990 किलोमीटर, और D है 9066 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, कौन, पृथ्वी, ठीक है। अब ज्ञात ग्रहों में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसकी विस्तृत त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर है, तथा ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, 6375 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 51 करोड़ 72,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, जिनके ऑप्शंस हैं A 7 फरवरी, B 3 जनवरी, और C है 4 जुलाई, और D है 3 दिसंबर। अच्छा, इस ऑप्शन में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक की बात हो रही है तब पृथ्वी पर गर्मी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3 जनवरी। 3 जनवरी पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर के पास होती है, और इसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। इस घटना को उपसौर के नाम से हम जानते हैं। और 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है, और इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो आप लोग ऐसे बता देते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये, अरे यार बताना भाई, जाना नहीं, एक सेकंड, ये बन जा, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री पे जो ऊपर है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो नीचे है दक्षिण भाग में है इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है, अभी देखो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में पढ़ा, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है, और फिर से पूछ रहा है 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर पर कहाँ पर होती है। जो क्वेश्चन
कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए कैसे हमको कनेक्ट करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर। और अभी हमने बताया भी कि जो उत्तर में 23.5 डिग्री पर ये काल्पनिक रेखा मानी जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिण में है काल्पनिक रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी की अच्छी झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा और 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए विषुवत, बी अपसौरिका, सी संक्रांति और डी है सूर्य समीपक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संक्रांति। संक्रांति एक खगोलीय घटना है जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है, और जिसे किस नाम से जानते हैं? फिर मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अतः संक्रांति के दिन और रात की लंबाइयों में सर्वाधिक अंतर होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विस्तृति व्यास कितना है? इनके ऑप्शंस हैं ए 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13,560 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 13,900 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 14,657 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, जो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, इसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिन और रात होते हैं या फिर ऋतुएं होती हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, वैसे आगे हम बताएंगे। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के बारे में बात हो रही, और इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसका विस्तृति व्यास 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है, और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, और सी है 21 मार्च, और डी है 23 सितंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखो, हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, कहाँ पे? अभी आप लोगों को दिखा देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे, ये हम लोग देख रहे हैं, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, और इसी के बारे में बात हो रही है। और यही क्वेश्चन फिर देखिए 42 नंबर है, और यही क्वेश्चन फिर 44 में पूछ लिया जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 21 जून। दो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस आपको ढूंढना है कैसे होते हैं, या फिर चीज़ें आपको कनेक्ट करनी। सिंपल सी बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एग्जाम में चाहे जैसे क्वेश्चन फ्रेम करें, आप लोग कर लेंगे। 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरण जो है भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात्रि छोटी होने लगती है, और वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी होती तथा शीत ऋतु पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4, जो कि अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय। और पहला क्वेश्चन इसका, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों अर्थात टाइम जोन में विभाजित किया गया है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 30, सी 24 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 24। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व
मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहा जाता है, और इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएमटी अर्थात जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। अभी देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ गया, ग्रीनविच नामक शहर से है ग्रीनविच मीन टाइम, ये देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, और फिर से वही पूछ लिया गया, कहाँ गया ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, आपको देखना कैसे। जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं, और इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को एक मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है, और इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। और यह 5 राज्यों जो हमारे यहाँ 82.5 डिग्री मानक रेखा है यामोत्तर, और वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और हमारा जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, अर्थात +5:30 हम लोग वहाँ से आगे चलते हैं। ये आगे का मतलब क्या है, अगर वहाँ की अपेक्षा 5.5 घंटे हमारे यहाँ पहले सूर्योदय होता है, ठीक, इसका अर्थ ये है। इसका अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितने घंटे आगे है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 4 घंटे, बी 7 घंटे, सी 5.5 घंटे, और डी है 3 सही 7/2 घंटे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा वो ग्रीनविच से कितनी 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है, और 82.5 डिग्री पूर्व होने के चलते भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा खाली स्थान से होकर नहीं गुजरती है, जिनके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, और डी है त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। कर्क रेखा ग्लोब पर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो कि भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः विकल्प में दिए गए उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और अगला क्वेश्चन है वसंत विषु होता है, इनके ऑप्शंस हैं ए 21 मार्च को, बी 18 जून को, सी 23 सितंबर को, और डी है 22 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 21 मार्च को। भारत में वसंत विषु की समय सीमा 21 मार्च को होती है, और इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, जिनके ऑप्शंस हैं ए हॉर्स अक्षांश, बी शीत अक्षांश, सी 52वां इम्प्रिंट, और डी है 52वां समानांतर दक्षिण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 52वां समानांतर दक्षिण। वह अक्षांश वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है, जबकि अक्षांश अश्व अक्षांश हॉर्स अक्षांश जिसको कहते हैं वो भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाए जाने वाली एक उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी है। अगला क्वेश्चन है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, जिनके ऑप्शंस हैं ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी प्राइम मेरिडियन पर,
और डी है अंटार्कटिका पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। इनके ऑप्शंस हैं, ए उत्तरी गोलार्ध पर, बी है दक्षिणी ध्रुव पर, और मतलब ए उत्तरी ध्रुव पर, बी है दक्षिणी ध्रुव पर, और सी है विषुवत रेखा पर, और डी है पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी के केंद्र पर जब हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो भार होता है उस समय क्या होता है, वह न्यूनतम हो जाता है। ठीक है। पृथ्वी के तल के नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान क्या हो जाता है, कम होता है। अगर हम लोग पृथ्वी की जो धरातल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम लोग रह रहे हैं, तो अगर उससे ऊपर जाएंगे तब भी गुरुत्वमान कम होगा, और अगर नीचे जाएंगे तब भी गुरुत्वमान क्या होगा, कम होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा, और पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। इनके ऑप्शन है, ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, और सी है 45 डिग्री, और डी है 60 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15 डिग्री। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, और इन समय जोनों को क्या है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं, में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली और बुर्किना फासो और टोंगो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5th चैप्टर पे, जो कि है द्वीप और महाद्वीप, आइसलैंड एंड कॉन्टिनेंट। इसका पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, अर्थात सूची ए को सूची बी से मिलाना है। इधर प्लेट्स दी गई हैं और इधर उनके बारे में व्याख्या की गई है। जैसे कोकोस प्लेट है, इसको दिया गया है, पहले प्लेट देख लेते हैं सारी। कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है और फिलिपीन प्लेट है। और इधर क्या है, पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच है, और दूसरा है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, तीसरा है एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच है, और चौथा क्या है, अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग। अच्छा देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पूरे ऑप्शंस नहीं पता तो आप लोग कैसे मैच करेंगे? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या दिया गया था कि जो ये फिलिपीन प्लेट है ये किसके मध्य पाई जाती है, एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले ढूंढेंगे कि जो फिलिपीन प्लेट है अर्थात डी किसके साथ, 3 के साथ कहाँ पर मैच हो रहा है। तो जब हम चलते हैं इसमें देखते हैं ऑप्शन डी के साथ 3 में कहाँ है। ऑप्शन बी में भी हमको 3 दिख रहा है और ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। तो देखो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, ये बाकी ऑप्शन कौन सा, ए जैसे है, ए ये कट जाता है, और ऑप्शन जो सी है ये भी कट जाता है। अब बचा कौन सा ऑप्शन है, देखो बी बचा है और डी बचता है। कहाँ गया हाईलाइटर, हाँ ये आपका बचा बी ऑप्शन और फिर बचते हैं डी ऑप्शन। अब हम देखेंगे फिर से इसमें से हमको कौन सा ऑप्शन पता है या फिर कौन सा ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। तो हम फिर से इसमें गेस करेंगे। जैसे है कॉकस प्लेट, अब फिर इसमें देखते हैं ऑप्शंस में, दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच, और मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, और एशियाई ये तो हो चुका है, अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग। जब हम सऊदी अरब का भूभाग कह रहे हैं तो ये कहाँ पे हो सकता है, कॉकस प्लेट नहीं हो सकता है, फिलिपीन प्लेट्स हो ही गया, ये अरेबियन प्लेट अगर हम मैच कर देते हैं, सी के साथ 4 जाते हैं। देखिए सी के साथ अगर 4 जा रहे हैं तो इसको हमको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी, सी के साथ 4। देखते हैं सही है या गलत। ये कहाँ गया, हाँ ये देखो ऑप्शन बी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो कई बार होता है हमको सारी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जितनी पता है उससे हम लोग कैसे आंसर निकालते हैं ये मैटर करता है। तो कॉकस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है, और नास्का प्लेट जो है
ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। और अरेबियन प्लेट है जो अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग आता है जिसमें वो हो जाती है। और फिलिपीन प्लेट किसके मध्य, एशिया और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन कहाँ गया, सवाना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक विस्तृत है। इनके ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका और ई है नन ऑफ द अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अफ्रीका। सवाना मुख्यतः विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में से एक है। सवाना घास के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी तथा सहारा मरुस्थल के आसपास है। और विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखते हैं हम, जैसे प्रेरी है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और पंपास कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। स्टेपी पाए जाते हैं पूर्वी यूरोप, रूस, मध्य एशिया में। और वेल्ड पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। और डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और कैंपोस पाए जाते हैं ब्राज़ील में। और पुस्ताज पाए जाते हैं हंगरी में, ठीक है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए सच में। ये सिर्फ लेखपाल में भी लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जिनके ऑप्शंस हैं ए मानपुरा द्वीप, बी है श्रीरंगम द्वीप और सी है लुलु द्वीप और डी है माजुली द्वीप। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पेट में भी आया है क्वेश्चन और ये जूनियर सिस्टम में भी आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप कहाँ पे है, मतलब किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में बनता है और जो कि असम राज्य में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। जिनके ऑप्शंस है ए यूरेशियाई प्लेट, बी टेथिस सागर और सी है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और डी है गोंडवाना भूमि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गोंडवाना भूमि। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफोरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे जिसमें पैंजिया नामक एक महाद्वीप था, ठीक है। और इसके चारों एक बृहद सागर का विस्तार था जिसे पैंथालासा कहा जाता है। और अंतिम ट्रियासिक युग में क्या होता है, पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। उत्तरी भाग को लॉरेशिया अर्थात अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये दोनों स्थलीय भागों के मध्य एक उथला और संकीर्ण महासागर खुला जिसे क्या कहते हैं, टेथिस सागर नाम दिया गया और भारत गोंडवाना लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जिनके ऑप्शन है ए ग्रैंडे टर्रे, ऑप्शन बी है श्रीलंका और ऑप्शन सी है जांजीबार और ऑप्शन डी है सुकोत्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। जब हम बात करते हैं हिंद महासागर की तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है जो कि 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। और श्रीलंका द्वीप जो कि है उसका क्षेत्रफल है 65,610 वर्ग किलोमीटर है जो कि दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन में क्या है कि मेडागास्कर दिया नहीं गया था तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता था, ऑप्शन जो श्रीलंका दिया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, जिनके ऑप्शन है ए पर्वत श्रृंखला, बी प्रवाल रचना, सी मानव निर्मित दीवार और डी है ज्वारीय भित्त। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी प्रवाल रचना। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है जो कि 2,500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। हाल ही में यूनेस्को ने इसे अपनी खतरे वाली विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जिनके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी है लौह अयस्क, सी है तेल और डी है हीरे। इसका सही आंसर हो जाता है
ऑप्शन सी होन्सू। होन्सू जापान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और यह दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिस पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। जिनके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण प्रशांत, बी हिंद महासागर, सी कैरेबियन सागर, डी उत्तरी अटलांटिक। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह डेनमार्क के अधीन है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। इनके ऑप्शंस हैं ए बोर्नियो, बी अंडमान और निकोबार, सी ग्रीनलैंड और डी है सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। और यही देखिए अभी थोड़ी देर हम लोग पहले पढ़े ग्रीनलैंड कहाँ है और उसी में हमने पढ़ा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है। देखिए तुरंत उसके बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख द्वीप अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? मतलब घटते हुए, ठीक है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है न्यू गिनी, फिर है बोर्नियो, फिर है मेडागास्कर, फिर है बोफिंदू, फिर सुमात्रा, फिर होन्सू। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाडा स्थित है। इनके ऑप्शंस हैं ए प्रशांत महासागर, बी कैरेबियन सागर में और सी है हिंद महासागर में और डी है भूमध्य सागर में। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में। ग्रेनाडा एक कैरेबियन देश है जो कैरेबियन सागर में स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर में है और इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है और यह 12 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 61 डिग्री 40 मिनट पश्चिम में है और इसकी समुद्र तट रेखा कितनी? 121 किलोमीटर लंबी है। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश अर्थात क्षेत्रफल में मेल नहीं खाता है? जब हम बात करते हैं एशिया की तो क्या इंडिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में? नहीं। बात करते हैं ऑप्शन बी अफ्रीका, कांगो तथा लोकतांत्रिक। इसमें देखना है कौन सा सही मेल खाता है। जब हम बात करते हैं अफ्रीका की तो कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ब्राज़ील है। ये पूरी लिस्ट दी गई हुई है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं और सबसे छोटे देश कौन से हैं, किस महाद्वीप पे हैं। तो जब हम बात करते हैं एशिया की तो इस पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? चीन है और सबसे छोटा कौन है? मालदीव है। और जब हम बात करते हैं अफ्रीका की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा है और सेशेल्स जो है सबसे छोटा है। और जब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की तो वहाँ पे कनाडा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सेंट पियरे जो है वो सबसे छोटा है। जब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की तो ब्राज़ील एरिया की दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और फॉकलैंड द्वीप जो है वो सबसे छोटा है। और जब हम बात करते हैं यूरोप की तो रूस एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा है और वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा है। और जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा एरिया में है और नौरू जो है वो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? जिनके ऑप्शंस हैं ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया और डी है अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है और इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में निवास करती है। और एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। और नोट भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है और अभी ये चीन ही माना जा रहा है, ठीक। अभी भारत जो है ना, भारत ने अपनी जनगणना नहीं की है
तो जब तक भारत जनगणना नहीं करता है तब तक हम चीन को ही मानेंगे। बट WHO ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अब जो है ना विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? जिनके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी यूरोप। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना का मैदान कहते हैं। महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। सवाना घास के मैदान जो है, सवाना घास के मैदान में शुष्क ऊंची घास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनके ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका और सी है दक्षिणी अमेरिका और डी है एशिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। पृथ्वी पर स्थल खंड के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है जो क्रमशः निम्न है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनके ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। देखो इससे पहले भी हम लोग वही पढ़े, एशिया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अभी चौथा पूछा था, चौथे नंबर कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका। तो इस ऑप्शन में कौन सही था? दक्षिणी अमेरिका। और अब पूछ रहा पहले पे कौन है, तो पहले पे क्या है इसमें? एशिया है। देखो तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एशिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसका लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अरे यार पेन ही गायब हो जाता है मेरा। अरे पेन चल जाए यार, छोड़ो इसको, आप नेगलेक्ट कीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार के लगभग 29.9% अर्थात लगभग 30% भूभाग पर फैला है। यहाँ विश्व की लगभग 7% जनसंख्या निवास करती है, अतः यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं। लाल सागर व सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, जबकि बोरिंग जलसंध एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं कौन सा है? इनके ऑप्शन है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं 6 चैप्टर पे, जो कि है महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, ओशन एंड ओशन करंट्स। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? जिनके ऑप्शंस हैं ए मैरियाना ट्रेंच, बी प्रशांत महासागर, सी मृत सागर और डी है लाल सागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैरियाना ट्रेंच। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु मैरियाना गर्त अर्थात मैरियाना ट्रेंच है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त है। मैरियाना गर्त की गहराई लगभग। इसका अगला क्वेश्चन है, उस जलडमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए फार्मोसा जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है बोस्फोरस जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है
सुंडा जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी है मलक्का जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है 72 नंबर, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? जिनका ऑप्शंस हैं ए शुभ वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट, और ऑप्शन सी है प्रारंभिक वर्षा ऋतु, और ऑप्शन डी है बाल वर्षा ऋतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह है या गर्म जलधारा है। अल नीनो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 30%, ऑप्शन बी है 3%, और ऑप्शन सी है 0.3%, और ऑप्शन डी है 0.17%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3% सिर्फ। पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.7% भाग जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 80.9% भाग जो है वो जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% क्या है? खारे जल के रूप में विद्यमान है दोनों गोलार्धों में। जबकि जब हम बात करते हैं ताजे जल की तो सिर्फ कितना है? 3% है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है? इनके ऑप्शंस हैं ए वाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है संघनन द्वारा, और ऑप्शन सी है अपघटन द्वारा, और ऑप्शन डी है गलनांक द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी संघनन द्वारा। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प द्रव अर्थात पानी में बदल जाती है। संघनन बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं जो कि जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग है। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होता है? जल भाप बनकर ऊपर उड़ता है, और संघनन में क्या होता है? वही भाप बूंद बनकर वापस नीचे आती है, मतलब जल बनती है। भाप जल बनता है, इसको कहते हैं संघनन, और जब जल भाप बनता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? जिनके ऑप्शंस हैं ए महासागर, बी सागर, सी खारा पानी, डी है नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नदी। ये कितना इजी है, देखो सब सागर है, खारा पानी है, सागर है, और सिर्फ नदी ऑप्शन डी ही है, ये सही। पृथ्वी पर जलमंडल का लगभग 97% भाग खारे जल के रूप में उपलब्ध है, और जबकि सिर्फ 3% जल जो है मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में, पहाड़ों पर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिम टोपियों के रूप में मौजूद है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। अतः उपरोक्त प्रश्न के अनुसार मीठे पानी का स्रोत नदी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जिनके ऑप्शंस हैं ए सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन बी है सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए, और ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, और ऑप्शन डी है सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। मेरियाना या चैलेंजर गर्त अर्थात खाई प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्व भाग पर एक चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति
प्लेटों के खिसकने से हुई है। और इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई थी। और इस गर्त की अनुमानित गहराई 11,022 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए आर्कटिक, बी अटलांटिक, सी हिंद और डी है पैसिफिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंद महासागर। महासागरीय गर्त महासागरीय बेसिन के सबसे निचले भाग हैं। इनकी तली औसत महासागर नितल से काफ़ी नीचे मिलती है और इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलय तथा भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना गर्त है, जिसकी लंबाई है 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त अर्थात जावा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 7,450 मीटर है। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है, जो हिंद महासागर में उत्तर पूर्व दिशा में उपस्थित है या स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुंडा ट्रेंच। ठीक है, हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है। यह 7,450 मीटर गहरा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसत खारापन होता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 25%, बी 30%, सी 35% एंड ऑप्शन डी इज 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35%। समुद्री जल का औसत खारापन 35% होता है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं उसके जल के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा को दर्शाता है। जैसे प्रतिशत 35% जो है, अर्थात ये कहता है कि जो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम अर्थात 1000 ग्राम जो जल है उसमें 35 ग्राम लवण पाया जाता है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है। समुद्री जल के खारेपन के कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड है। समझे? निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? जिनके ऑप्शन है ए अरल सागर, बी लाल सागर, सी बाल्टिक सागर, डी है मृत सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं और समुद्र जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होती है और समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ती हैं और फिर यहीं का जल क्या होगा? वाष्पित होगा। जब जल वाष्पित होगा तो अंत में क्या बचेंगे? मिनरल्स बचेंगे, लवण बचेगा। तो वही है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है। दूसरी सबसे अधिक लवणता किसमें है? मृत सागर में, जो कि कितना है? 238% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? जिनके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। महासागरों का क्षेत्रफल घटते क्रम में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है अटलांटिक महासागर, फिर उससे छोटा है हिंद महासागर और फिर सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, हम लोग 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, चट्टान, माउंटेन, प्लेट्यू, डिजर्ट, प्लेन एंड रॉक्स। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 है। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? जिनके ऑप्शंस हैं आग्नेय और कायांतरी चट्टानें, ऑप्शन बी है चूना पत्थर संरचनाएं, ऑप्शन सी है अवसादी चट्टानें और ऑप्शन डी है जलोढ़ निक्षेप और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आग्नेय और कायांतरी चट्टानें, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
कम पारगम्यता के कारण आग्नेय और कायांतित चट्टानें निम्न भूजल भंडार से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए आटाकामा, बी सहारा, सी गोबी, डी है कालाहारी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आटाकामा। आटाकामा रेगिस्तान को पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान के रूप में माना जाता है। यह रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका के चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धौलगिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत और डी बर्मा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। धौलगिरी पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और इसे सफेद पर्वत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर अर्थात 820 फीट तक ऊंचे रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? जिनके ऑप्शंस हैं ए नामीब रेगिस्तान, बी सोनोरा रेगिस्तान, सी है आटाकामा रेगिस्तान और डी है रब अल खली रेगिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रब अल खली रेगिस्तान। देखो चौंकने वाली बात नहीं है, हो सकता है कई क्वेश्चन टफ लगे बट सारे नहीं छूटने चाहिए। रब अल खली रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जिसमें सऊदी अरब का अधिकांश क्षेत्रफल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात व यमन के कुछ भाग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कालाहारी, बी गोबी, सी थार, डी सहारा। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के अरब शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह मरुस्थल लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, 11 देशों में फैला हो, जिनके नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मार्तानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम से निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। जिनके ऑप्शंस हैं ए रिड्स, बी रेंजेस, सी क्रेटर्स, डी डंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डंस। डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम से निर्मित लंबवत घाटियां हैं। एक्चुअली जो डंस है इसको ड्यून्स भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी यूक्रेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस जो है रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5642 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इनके ऑप्शंस है ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पेनीफेकस घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती हैं। यह लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। यहाँ किस कलर के? लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करजाइल कुरुम रेगिस्तान है स्थित है। जिनके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी उत्तरी ईरान, सी उज्बेकिस्तान और डी है तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंड डी इसमें दिया गया। देखो सी एंड डी।
कर्जाइल-कुर्म रेगिस्तान उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सिर दरिया तथा आमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए अल्जीरिया, बी लीबिया, सी नाइजीरिया और डी है मिस्र। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल महासागर तक फैला हुआ है। सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है और यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर है और भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मोरक्को और मार्तिनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देश हैं। अतः नाइजीरिया आंशिक रूप या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? इनके ऑप्शंस हैं ए माउंट पुंसक जाया, ऑप्शन बी है माउंट चिम्बार्जो, ऑप्शन सी है माउंट किलिमंजारो एंड ऑप्शन डी है माउंट एकांकुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट चिम्बार्जो। माउंट चिम्बार्जो इक्वाडोर पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर में है। चूँकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घवृत्ताकार है, जिससे पृथ्वी रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। जिससे विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ याद रखना, भूमध्य रेखा और भूमध्य महासागर ये मत समझ लें भूमध्य रेखा पर उपस्थित है भूमध्य महासागर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इनके ऑप्शन है ए 8200 मीटर, बी 8848 मीटर, सी है 8500 मीटर और डी है 9000 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 8848 मीटर। और अब कहीं कहीं दिया गया देने जाने लगे हैं 8850 मीटर या फिर 52 मीटर, मतलब 8850 मीटर या फिर 8852 मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न काल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.6 मीटर निर्धारित की है और ये अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जिनके ऑप्शन है ए आल्पस, बी हिमालय काराकोरम, सी एंडीज एंड डी है तिब्बत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज। एंडीज जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, जिसकी लंबाई कितनी 7000 किलोमीटर है। और बी कौन सा है? रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में, इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर है। और फिर आता है हिमालय जो कि कहाँ है? एशिया में, इसकी ऊंचाई कितनी है? लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर। और महान डिवाइडिंग श्रृंखला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी 3700 किलोमीटर है। और ट्रांस अंटार्कटिका जो कि अंटार्कटिका में है, वो उसकी लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है मरुद्वीप संबंधित है, जिनके ऑप्शन है ए ग्लेशियर से, बी रेगिस्तान से, सी द्वीप से और डी है पर्वत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगिस्तान से। मरुद्वीप अवशेष का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि चारों ओर पानी तथा जल कम पाए जाते हैं। मरुभूमि का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है तथा जानवरों तथा यहाँ इंसानों के लिए निवास स्थान बहुत कम होता है। मरुभूमि रेगिस्तानी इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने के कारण है। उनके ऑप्शंस हैं ए अतिचराई और बी है वन आग और सी है वन रोपण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अतिचराई। भूमि के ऊपर से वनस्पतियों को हटने पर
उसमें क्या होता है, वायु की क्रिया तीव्र हो जाती है और फिर क्या होता है, वायु अपर्दन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वायु की अपर्दन समस्या मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है, परंतु अचराई के कारण यह प्रक्रिया शुष्क भूमि में भी होने लगती है। तो जरूरी नहीं जो चीज़ें मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो तो सिर्फ वहीं पे होती है, मैटर करता है कि वहाँ पे कौन सी क्रियाएं की जा रही हैं। देखो, कहीं भी अगर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो कई जगह तो हो सकता है कि भाई प्रकृति के कारण हो, लेकिन अधिकतम क्या होता है, अधिकांशतः प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं होती हैं उनका मुख्य रीजन क्या होता है, मानव। वो कहते हैं ना कि अगर मतलब जैसे कोई सुसाइड कर लेता है तो आदमी को दिखता है कि सुसाइड उसने किया है या फिर किसी ने किया, बट एक्चुअली में समाज जो होता है उसके कारण वो बंदा सुसाइड करता है। समाज का मतलब ये नहीं कोई जाके उसको कहता है सुसाइड कर लो, समाज उसको पिन करता है। समाज में कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब एक तरीके से, मतलब मुझे याद नहीं कोई फिलोसफर है या फिर सोशोलॉजिस्ट का कोई थिंकर था, मुझे याद नहीं, बट उसने कहा कि ये समाज का मतलब आप क्या कहते हैं, मतलब निगेटिव पॉइंट है सोसाइटी का कि कोई बंदा सुसाइड कर रहा है। ठीक है, अब एर्थ चैप्टर पे हम चलते हैं जो कि हैं झील, जलप्रपात, लेक एंड वाटरफॉल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबी जल निकाय है? इनके ऑप्शंस हैं, ए ग्रेट सॉल्ट लेक, ऑप्शन बी है पुलकिट लेक, लेक मतलब झील, और ऑप्शन सी है सांभर, और ऑप्शन डी है गोटाले तालाब। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, गेटाले तालाब। ठीक है, दिए गए विकल्पों में गेटाले तालाब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे लंबी जल निकाय है। यह इथोपिया में स्थित है। क्या आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है? यार इसमें बारिश का कोई तुक नहीं बनता, फसलें पकी हुई हैं, गेहूं कट रहे हैं, सरसों भी कट रही है, भगवान चाहते क्या हैं। अगला क्वेश्चन है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जिनके ऑप्शन है, ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है केन्या, और ऑप्शन डी है ओमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह ओमो तुर्काना बेसिन का हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? जिनके ऑप्शन है, ए इनमें से कोई नहीं, बी सुपीरियर झील, सी कैस्पियन सागर, एंड डी है बैकाल झील। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सुपीरियर झील जो है यह अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल कहाँ स्थित है? रूस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? इनके ऑप्शंस हैं, ए झील, बी कुआं, सी समुद्र, डी टैंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए झील। झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70%, उद्योग में 23% और घरेलू एवं अन्य में 7% तक होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? जिनके ऑप्शन हैं, ए कनाडा में, बी गुयाना में, सी वेनेजुएला में, डी है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिला झरना जो कि 979 मीटर है, कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवर वेनेजुएला में है तथा साउथ अफ्रीका का टुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना जो कि 948 मीटर है झरना है। इसके अलावा मोंगे फोसन झरना नॉर्वे में है तथा मोटाराजी झरना जिम्बाब्वे में है, क्रमशः तृतीय व चतुर्थ स्थान पर है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 773 मीटर और 762 मीटर है।
अब 9 चैप्टर है जो कि है भूकंप एंड ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। देखो ये भी क्या है, ये प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। और भूकंप अधिकांशतः आते तो हैं, मतलब आते हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक की जो मूवमेंट होता है उनकी वजह से, लेकिन कई बार क्या होता है खदान हो जाती है, ठीक है, और मनुष्य इतनी गहराई तक खोद डालता है जांच पड़ताल करने के लिए, इन सब कारण भी क्या हो सकता है कि भूकंप आ जाता है। एक बड़ी बिल्डिंग गिराई जाती है तो होता है कि आसपास भूकंप के झटके की तरीके के महसूस किए जाते हैं, और ऐसे ही कई रीजन होते हैं प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ने के जो कि मानव निर्मित ही होते हैं। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? इनके ऑप्शंस हैं पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतही तरंगे। अच्छा, इसको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, देखो हम बात कर रहे हैं सतही तरंगों की, तो सतही तरंगे मतलब दो शब्द से इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि इसमें जो वेव्स होंगी वो कहाँ चल रही होंगी, वेव चल रही होंगी सतह पे। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और इसी पे क्या है, ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग। अब कोई चीज़ सतह पे चलेगी तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी ना, अगर अंदर चल रही तो कम पहुंचाएगी, लेकिन जब बाहर चल रही तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो वही है, मैंने ऐसे ही इसको कनेक्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें कनेक्ट करने के लिए हैं कि आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। पी तरंग जो होती है ये प्राथमिक तरंग होती है और इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं, परंतु ठोस में इनका वेग सर्वाधिक होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। अगली है एस तरंग जो कि एस वेव। यह द्वितीयक तरंग है, यह केवल ठोस में गमन करती हैं या अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। और फिर आती हैं सतही तरंगें जो कि सरफेस वेव। इनकी उत्पत्ति धरातली चट्टान एवं भूगर्भिक चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होती है और ये केवल क्षैतिज तल पर गमन करती हैं तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इसीलिए इसका उत्तर, अच्छा आयोग ने इसका उत्तर ए माना था, बट मैंने मतलब यूपीएससी में भी मैंने पढ़ा है कि सतही तरंगे हैं। आई डोंट नो, आयोग कुछ भी मान लेता है। आयोग को अब अपडेट होना चाहिए यार, आयोग के जितने भी लोग हैं उनको अपडेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए चक्रवात, बी बाढ़, सी भूस्खलन और डी है भूकंप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करती हैं। दो शब्द में ही चीज़ें छिपा रहती हैं। क्या लिखा है? भूकंप, अर्थात भू कांपने लगी, या प्लेटों के संचलन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होती है। देखो जब आप लोग शब्द तोड़ेंगे तो आपको अर्थ मिलेंगे, तो इसीलिए कहते हैं तोड़ना जरूरी है। किसको? शब्दों को, दिलों को नहीं। चलो ठीक है, हंसी मजाक होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए सिस्मोग्राफ, बी सोनोग्राफ, सी स्पेक्ट्रोग्राफ, डी है स्फुग्मोग्राफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है, जबकि जिन उपकरणों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसकी 3 स्केल हैं। कौन सी? रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। और रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था और यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जिनके ऑप्शंस हैं ए ढाल ज्वालामुखी, बी है समग्र ज्वालामुखी और सी है कैल्डेरा ज्वालामुखी और ऑप्शन डी है
बाढ़ बाढ़ बेसाल्ट प्रवृत्ति। देखो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि है हवाई ज्वालामुखी, ढाल ज्वालामुखी। चल यार, इतना क्यों? ये हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से द्रव प्रवाह से बना होता है। और ढाल ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखियों में से ढाल क्षेत्र के दृष्टि से सबसे बड़ा है। और ढाल ज्वालामुखी में बेसाल्टिक लावा राख और चट्टान की तुलना में कम चिपचिपा होता है। एक और घटना जो ढालों को इतने बड़े होने के अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? लावा ट्यूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,